इस वायरस की वजह से बहुत जबरदस्त टेंशन हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो टेंशन की बात है भी हिंदुस्तान में। अब तक 31 लोगों को कोरोना से ग्रसित पाया गया है और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर आप इन 31 लोगों के संपर्क में आए लोगों को सिर्फ गिनना शुरू करें तो अंदाजन ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 30 से 40 हजार ऐसे लोग होंगे जो संक्रमित हो सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में हम उसकी पहचान कर पा रहे हैं? क्या हम वाकई में इतने सतर्क हैं? और अगर नहीं तो क्या एक बहुत बड़ी महामारी की तरफ हिंदुस्तान में हम बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। भारत में कोरोना के नए नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं। एक एक संक्रमित मरीज की पहचान कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 31 हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर के एक और शख्स में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली का यह आदमी थाईलैंड और मलेशिया से लौटकर आया था, जबकि कर्नाटक में कोरोना के 461 संदिग्धों की खास निगरानी उनके घर पर ही की जा रही है। तो अमृतसर में भी इटली से लौटे सभी 13 संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी के लेवल पे हो रही है। कल भी वो एक बड़ी मीटिंग स्वयं लेंगे। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद अभी 31 है, लेकिन चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिन लोगों में कोरोना का वायरस मिला है वो अब तक कई लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। इसमें इटली के पर्यटक भी शामिल हैं जो जयपुर घूमने आए थे, और जब इनकी पहचान की गई तब तक ये जयपुर में होटल में रहे, अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। इसके अलावा बाकी कोरोना संक्रमित लोग भी कई दिनों तक अपने परिवार के साथ रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमते रहे और कई लोगों से मिलते जुलते रहे। इसका मतलब है कि कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद ये लोग कई लोगों के संपर्क में आ गए। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि हिंदुस्तान में कोरोना का खतरा जितना महसूस किया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है और पब्लिक गैदरिंग वाले कार्यक्रम को फिलहाल टाला जा रहा है। एमपी के इंदौर में 27 से 29 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड समारोह को फिलहाल टाल दिया गया है। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में विदेशी भक्तों से मंदिर में नहीं आने की अपील की गई है, तो केंद्र सरकार के दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए सावधानी बरतें। टी न्यूज़ नेशन। तो चलिए एक और बैंक कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं येस बैंक की, जिसने आज शेयर मार्केट में तो धमाल मचाया ही, क्योंकि आज शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया। लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलें हो गई हैं, क्योंकि 50,000 रुपए से ज़्यादा आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते, और अगर शादी या कोई बड़ा त्यौहार है तो उसके लिए 5 लाख रुपए से ज़्यादा आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। हालांकि सरकार ये कह रही है कि सबों का पैसा सुरक्षित है, लेकिन 5 लाख लोग हैं जिनका पैसा येस बैंक में जमा है। दिक्कत है तो पैसा फंस गया ना। दिक्कत तो यही है, पता नहीं लगता किस बैंक पे भरोसा करें किस पे ना करें। अपनी लाइफ की जो है सेविंग यहाँ पड़ी है। दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। टेंशन हो गया पूरी तरह से, क्योंकि सारा सेविंग्स हमारे इसी में था, सब कुछ इसी में होता है। ये है गुड़गांव के सर्वप्रिय येस बैंक। इनके परिवार के 3 बैंक अकाउंट है। सारी जमा पूंजी बैंक खातों में है, लेकिन सिर्फ 50,000 की निकासी की लिमिट इन्हें टेंशन दे रही है। 1000 रुपये की इन्होंने लिमिट लगाई है। एक में 65 पड़े हैं, एक में है, दोनों में अकाउंट में पैसे हैं। ऊपर से शेयर्स अलग ले रखे थे इसके। आज वो शेयर शायद 15 साढ़े 15 रुपये का चल रहा है। यानी उधर से भी गए इधर से भी गए। सिर्फ सर्वप्रिय ही नहीं, पूरे देश में येस बैंक के खाता धारकों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, जम्मू, अहमदाबाद में येस बैंक के बाहर की ये तस्वीरें लोगों में फैले डर को बयां कर रही है, जहां बैंकों और एटीएम के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते लोग जल्द से जल्द पैसा निकालने की जुगत में है। जितना हम लोगों ने आज तक कमाया है अपने लिए या हमें बच्चों ने कमाया है, सब इसी बैंक में तो जमा हमारा, तो घबराहट तो होगी, स्वाभाविक है ना। और पेमेंट की जरूरत है, वही अप्रैल में शादी है। इस डर की वजह है रिजर्व बैंक का वो आदेश जिसमें कहा गया कि अब येस बैंक के खाताधारक 1 महीने में 50,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। 50,000 निकासी की सीमा 5 मार्च से 3 अप्रैल तक लागू रहेगी। रिजर्व बैंक ने येस बैंक के निदेशक मंडल को भी भंग कर दिया है। हम मुंबई के दादर स्थित येस बैंक के ब्रांच के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लंबी कतार येस बैंक में ग्राहकों की लगनी शुरू हो गई है। बड़ी परेशानी लोगों को ये भी हो रही है कि जो नेट बैंकिंग है उसे बंद कर दिया गया है। एटीएम में कैश अब मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई? देश में निजी क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक की हालत खराब क्यों हो गई? येस बैंक अगस्त 2018 से नकदी संकट में फंसा। बैंक का 6,355 करोड़ रुपए का कर्ज बैड लोन घोषित हो गया।
इसके शेयर की कीमत में 70% की कमी हो गई। मतलब पैसा नहीं मिलेगा, अब आगे पैसा डूब जाए, क्या हो क्या पता। हम किस पर भरोसा करेंगे? सरकारी बैंक पीएनबी का हालत देख ही रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। मतलब आरबीआई को पहले सोचना चाहिए था ना। यस बैंक की खबर सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर, विपक्षी दल इसे सरकार की नाकामी बताने से नहीं चूक रहे हैं। It shows complete regulatory failure. हालांकि इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि खाताधारकों का पैसा नहीं डूबेगा। आरबीआई और सरकार की नजर पूरे मामले पर है। डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है, और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ। सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन यस बैंक को लेकर जनता में पैनिक मच गया है। पहले पीएमसी बैंक और अब यस बैंक का मामला बैंकिंग सिस्टम पर जनता के विश्वास को टिका रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आखिरकार जनता भरोसा करे तो कैसे? सरकार ने कहा पीएमसी बैंक के घोटाले के बाद कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यस बैंक का घोटाला सामने आ गया। उसके पहले नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया तो पंजाब नेशनल बैंक एकदम कंगाल होता दिखाई दिया। बैंकों में रखी हमारी मेहनत की कमाई, हमारी गाढ़ी कमाई है, और अगर उसे कोई बस यूं ही गायब कर ले भ्रष्टाचार की वजह से, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? आम जनता गुस्से में है, लेकिन क्या सरकार समझ रही है? यस बैंक खाताधारकों की गाढ़ी कमाई की निकासी पर लगी लिमिट से जनता परेशान है। डर का माहौल बन गया है। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ वक्त से कई घोटालेबाज जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कर्ज के नाम पर लेकर डका चुके हैं। बैंकों ने मनमर्जी से कर्ज बांटे और वसूली सिफर रही, लिहाजा बैड लोन और एनपीए ने कई बैंकों का धंधा बंद करवा दिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या का मामला हो या फिर पीएमसी बैंक घोटाला, पीएनबी बैंक मामला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, करीब करीब सारे मामलों में आरोपी फरार है। कर्ज वसूली का मामला अधर में है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1360 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी लंदन की जेल में है। इस मामले में ईडी सिर्फ 51 करोड़ रुपए ही वसूल कर सकी है, जबकि 700 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने भी बैंकों से 9000 करोड़ से ज्यादा का उधार लिया और ना चुका पाने के हालात में विदेश फरार हो गया है। माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर देश के 13 बैंकों का 9432 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिनमें सबसे अधिक लोन 1600 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। माल्या के विदेश भागने के बाद से लगातार भारत सरकार उसका भारत प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों में लगी हुई है। वित्तीय क्षेत्र में इस उठापटक पर विपक्ष सरकार पर हमलावर बनी हुई है। वहीं सरकार लोगों को ऑल इज वेल का भरोसा दिला रही है। पीएमसी बैंक घोटाले में भी सरकार ने ऐसा ही भरोसा दिया था। अब फिर यस बैंक मामले ने जनता के भरोसे को डिगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे उत्तर भारत में मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि ठंड एक बार फिर आप सबों की कमर तोड़ने के लिए वापस आ गई है। जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है और उसके साथ साथ फसल को जो नुकसान हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। मार्च में मौसम ने ली अंगड़ाई। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। कहीं बारिश तो कहीं गिरे ओले। आसमान से गिरते ओले, हरी हरी घास पर बिछ गए ओले, तो सड़क पर बिछी ओलों की चादर। ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने काफी तबाही मचाई। राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग में तेज तूफान, बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश में भी ओलों की बारिश देखने को मिली। राजधानी लखनऊ में ओले गिरे। देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान से बड़े बड़े ओले बरस रहे हैं। लखनऊ के अलावा फिरोजाबाद और अमेठी में भी ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को काफी नुकसान होने की खबर है। मध्य प्रदेश में भी बिन मौसम बरसात देखने को मिली है। कहीं तेज तूफान ने तबाही मचाई तो कहीं बारिश के साथ गिरे ओलों ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी। ये तस्वीरें अनूपपुर जिले की है। यहाँ अचानक मौसम का मिजाज बदलने से बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे काफी इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में भी बादलों ने तबाही मचाई है। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि बारिश के साथ ओले गिरने लगे। ये तस्वीरें कवर्धा जिले की है। यहाँ भी मौसम का मिजाज बदलने से
काफी परेशानी नजर आई। बिन मौसम बारिश ने यहाँ काफी बर्बादी मचाई। टीम न्यूज़ नेशन। जहां स्थिति यहां बन गई कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ओलावृष्टि कितनी हुई, जरा पहाड़ी इलाकों का सोच लीजिए। बर्फबारी इतनी जबरदस्त हुई है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में कि लोग एक बार फिर अपने घरों में दुबक गए हैं। कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों की गर्जना और बारिश। मार्च शुरू हो चुका है, लेकिन अभी गर्मी ने दस्तक नहीं दी है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश से तापमान सर्द बना हुआ है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिख रही है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। यहाँ के पहाड़ बर्फबारी के आगोश में समाये दिख रहे हैं। लाहौल स्पीति ही नहीं, नरकंडा में भी काफी बर्फबारी हो रही है। जहां उत्तर भारत में गर्मी शुरू होने वाली है, तो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मौसम अभी काफी सर्द बना हुआ है, क्योंकि यहां लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। यहाँ पहाड़ों पर बर्फ गिरने से इलाका अभी सर्द बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्नो अटैक जारी है, तो मैदानी इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश का कहर जारी है। राजधानी देहरादून में बरसात हुई है, जिससे लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाके में भी मौसम मेहरबान नजर आया। गुरुवार को आंधी तूफान ने तबाही मचाई, तो दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश जारी है, जिससे चट्टानों के दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उधमपुर में लैंडस्लाइड होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित हो गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। न्यूज़ नेशन। आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति का खेल मध्य प्रदेश में। पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है, लेकिन अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट रहे हैं। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जरा ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में महाभारत मची है। महाभारत है बीजेपी और सत्तासीन कांग्रेस के बीच। कांग्रेस के कुछ विधायकों के गायब होने और एक के इस्तीफा देने के बाद सरकार पर सियासी संकट गहरा गया है। दिल्ली से 4 विधायक लेकर लौटी कांग्रेस को उम्मीद थी कि बाकी के 4 विधायक भी लौट आएंगे, लेकिन जब वे नहीं लौटे और कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा आया, तो कांग्रेस सरकार की घबराहट बढ़ गई। सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि ये दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है। ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं। इस दौरान कांग्रेस ने अपना घर बचाने की सारी कोशिशें शुरू कर दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी दौरे रद्द कर दिए और सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने सभी दौरे रद्द कर दिए और वो भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। उधर बीजेपी की माने तो उनके संपर्क में कांग्रेस के तकरीबन 20 और विधायक हैं। हम कभी ऐसी राजनीति नहीं करते, हम जो कहते हैं सो करते हैं। जो उनने कहा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है, सारे विधायकों ने उनके साथ आके कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। उनने कहा कि बंधक बना के रखा, उनने कहा कोई बंधक बना के, हम अपनी मर्जी से गए थे। अब हमारे पास कोई संपर्क करने आएगा तो हम क्या भगा देंगे अपने घर से किसी को क्या? हालांकि मॉनसून सत्र से बीजेपी के 2 विधायक पाला बदल चुके हैं। दरअसल ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था 3 मार्च की सुबह से, जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर 10 विधायक ले जाने का आरोप लगाया और 6 को कमलनाथ के मंत्री चार्टर प्लेन से वापस ले आए। हालांकि इन 6 विधायकों में से किसी ने भी बीजेपी पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन 6 विधायकों के वापस आने के बाद भी 4 विधायक अभी तक गुम हैं। ये सारी सियासी उठापटक उस वक्त हो रही है जब प्रदेश में राज्यसभा के लिए नामांकन भरे जाने हैं। राज्यसभा में आंकड़ों के मुताबिक 2 सीटें कांग्रेस को और 1 बीजेपी को मिलनी है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के असंतोष का फायदा उठा सके और किसी तरह से राज्यसभा के रास्ते विधानसभा तक जा सके। न्यूज़ नेशन।